हम आपको दिखाने जा रहे हैं महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में संपन्न सेमिनार वर्कशॉप की झलकियां, जिसका विषय था ब्लॉगिंग की दुनिया में आचार संहिता का पालन। तो आइए देखते हैं सेमिनार की महत्वपूर्ण झलकियां, जिसमें शामिल हुई थी देश की नामचीन हस्तियां। शिक्षा में आप सबका स्वागत है। हमारे कुलपति महोदय आ चुके हैं और कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आप सबका स्वागत करते हुए मैं सर्वप्रथम मंच पे विश्वविद्यालय के कुलपति श्री विभूति नारायण राय जी से अनुरोध करता हूं कि वे मंच पे आए। कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में हमारे उद्घाटन सत्र में उद्घाटन वक्तव्य हमारे कुलपति महोदय देंगे और हैदराबाद से पधारे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा जी से अनुरोध है कि मंच पे आए। उदयपुर से पधारी डॉक्टर श्रीमती अजित गुप्ता, जो वहां राजस्थान साहित्य अकादमी की अध्यक्ष रह चुकी हैं, हमारा सौभाग्य है हमारे बीच हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। आलोक धनवाद जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ब्लॉगिंग पे आधारित हमारी संगोष्ठी है और हम ब्लॉगिंग के बारे में ही अगले आज और कल 2 दिनों तक के 4 सत्रों में बात करेंगे। और ये हमारा जो जन संचार विभाग है, जन संचार विभाग की ओर से इस कार्यक्रम का समन्वय किया जा रहा है। जन संचार विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल राय अंकित जी से अनुरोध है कि मंच पे आए। आइए। हमारे बीच हम सबके दादा, राइटर इन रेजिडेंस, प्रसिद्ध कवि आलोक धनवाद जी आ चुके हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं वे मंच पे आके आसन ग्रहण करें। मित्रों, ये कार्यक्रम हमने राष्ट्रीय गोष्ठी के रूप में आयोजित किया और हमारा सौभाग्य है इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने में लंदन से आई प्रतिष्ठित ब्लॉगर कवयित्री डॉक्टर कविता वाचक नवी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि ये मंच पर स्थान ग्रहण करें। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी ब्लॉग की विधा अभी नई है। अब 7-8 साल बीत गए और अब इसे हम नई विधा करके अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। अब हमें एक जिम्मेदार बुद्धिजीवी की तरह यदि हम ब्लॉग कर्म में रत हैं तो इसके बारे में हमें कुछ चिंतन करना पड़ेगा। इस प्रांगण में रहते हुए आप सभी जानते हैं कि ब्लॉगिंग की विधा में क्या कुछ हो रहा है, किस किस
चरम बिंदुओं तक वह पहुंच रही है और इससे मिली जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका किस प्रकार सदुपयोग या दुरुपयोग किया जा सकता है, इससे आप भली बात परिचित हैं। हमारे कुलपति महोदय ने इस माध्यम का महत्व समझते हुए इस पर राष्ट्रीय संगोष्ठी कराने का निर्णय लिया। पिछले साल अक्टूबर में इलाहाबाद में राष्ट्रीय गोष्ठी हुई थी और हम समझते हैं कि यहाँ बैठे सभी लोग इलाहाबाद ब्लॉगर सम्मेलन के बारे में भली बात परिचित हैं। वह एक मील का पत्थर था और उसी की श्रृंखला में कुलपति महोदय ने यह निर्णय लिया कि प्रतिवर्ष एक बार हम बैठ करके यह विचार करें कि हम इस माध्यम को, बहुत ही जो तेज माध्यम है, पूरी दुनिया में एक बटन के साथ आपकी बात फैला देने वाला माध्यम है, उसके महत्व को रेखांकित करते हुए उसकी क्या प्रवृत्तियां हैं इसको जानने के लिए हम इस जगह बैठे, सिर जोड़कर सोचें कि इसमें क्या किया जाना अच्छा है और क्या किए जाने से हमें बचना चाहिए। कार्यक्रम उद्घाटन सत्र का है, इसलिए और समय जाया करने से अच्छा है कि हम अपने कुलपति महोदय का उद्घाटन वक्तव्य सुने और उसके बाद उससे प्रेरणा प्राप्त करके हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मैं आमंत्रित करता हूं श्री विभूति नारायण राय जी, कुलपति महोदय। प्रतिकुलपति जी, श्रीमती अजित गुप्ता जी, कविता वाचक नवी जी, प्रोफेसर ऋषभ शर्मा जी, अनिल राय जी, अनूप शुक्ल जी, आलोक धनवा जी, मित्रों, प्रतिकुलपति जी ने बहुत सही कहा कि हमारे विश्वविद्यालय के बारे में ये धारणा बहुत सही नहीं है कि विश्वविद्यालय सिर्फ साहित्य का विश्वविद्यालय है, सिर्फ कहानी कविता से इसका संबंध है, बल्कि हिंदी भाषा को लेकर के जितने भी पक्ष हो सकते हैं, हिंदी भाषा को एक सही अर्थों में विश्व भाषा बनाने के लिए जितने भी उपकरणों की जरूरत हो सकती है, उन सब से हमारे विश्वविद्यालय का रिश्ता है। और मैं समझता हूं कि इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है जिससे हिंदी एक वैश्विक भाषा के रूप में विकसित हो, वो इंटरनेट है। और इंटरनेट पर व्यक्ति का एक नवीनतम जो स्वरूप है ब्लॉग, उसकी उपेक्षा करके ये विश्वविद्यालय अपने मैंडेट का पालन नहीं कर सकता, ऐसा हम लोगों को मानना था। इसीलिए आप देखें पिछले वर्ष एक ब्लॉगिंग पर एक कार्यक्रम इलाहाबाद में किया गया था, जिसके माध्यम से देश के अलग अलग हिस्सों से हिंदी के ब्लॉगर्स इकट्ठा हुए थे और उन्होंने अपने अनुभव आपस में बांटे, कैसे बेहतर माध्यम के रूप में इसे विकसित किया जा सके, इसके बारे में विचार विमर्श किया। और उसी श्रृंखला का आज ये दूसरी कड़ी है और इसका जो विषय सिद्धार्थ जी ने रखा है वो मुझे लगता है कि उस चिंता को रेखांकित कर रहा है जो इस माध्यम के साथ जैसे जैसे माध्यम प्रज्वलित पुष्पित और विकसित होता जा रहा है, जैसे जैसे ज्यादा लोग इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं, एक खास तरह की चिंता हम सबके मन में आ रही है। और जो विषय यहाँ पर जो हमारे प्रमुख आयोजक हैं सिद्धार्थ जी उन्होंने रखा है, वो उसी को कहीं ना कहीं रेखांकित करता है। 19वीं शताब्दी में जो सार्वजनिक अनुभव के बंटवारे का जो सबसे बड़ा माध्यम था वो आया, अखबार आए पहली बार। अखबारों के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीजें जनसाधारण तक पहुंची जो उसके पहले एक सीमित दायरे तक महदूद थी। आप पाएंगे कि जब अखबार आए तो जिस चिंता को आज हम यहाँ महसूस कर रहे हैं वो चिंता कुछ ही दिन बाद वहां भी आई और आपने देखा होगा कि धीरे धीरे राज्य ने अपना दखल देना शुरू किया और एक सेंसर जैसी संस्था का जन्म हुआ जो अखबारों में छपने वाली खबरों को सेंसर करने लगी, अखबारों में छपने वाली खबरों को कहीं ना कहीं बाधित करने लगी।
अखबारों के बाद दूसरे माध्यम आए, रेडियो आया। रेडियो इत्तेफाक से शुरुआती दौर से ही राज्य का ही अंग था, बहुत बाद में उसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन हुआ। रेडियो के बाद टेलीविजन आया, टेलीविजन के साथ भी कमोबेश यही रहा कि ज्यादातर देशों में टेलीविजन राज्य के औजार के तौर पे आया और बाद में उसमें निजी भागीदारी हुई और उसके बाद फिर इंटरनेट आया और इंटरनेट का एक जो अभिव्यक्ति का जो सबसे बड़ा माध्यम बन सकता था वो ब्लॉग आए। ब्लॉग अपने आप में कई अर्थों में बड़े विशिष्ट लगते हैं, खासतौर से जब मैं कई बार सर्फिंग करता हूं और हिंदी के ब्लॉग देखता हूं तो मुझे लगता है कि जैसे अभिव्यक्ति का एक विस्फोट हो रहा है, सारी सीमाएं टूट गई हैं। पहले आप निर्भर करते थे किसी एक संपादक के ऊपर, आप कविता लिखते थे, कहानी लिखते थे, आपके मन में कोई विचार आया आप उसे लिखते थे, उसको छपवाने के लिए एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर आपको निर्भर रहना पड़ता था और वो व्यक्ति संपादक या उसको किसी भी नाम से आप संबोधित करें, वो एक तरह से रेफरी का काम करता था। उसकी पसंद नापसंद, उसकी समझ नासमझ, ये सब इस बात पर उस पर ये सब निर्भर करता था कि आप जो कुछ लिख रहे हैं वो छपेगा या नहीं। रेडियो के साथ और टेलीविजन के साथ भी कमोबेश ये हुआ, जो रचयिता था वही उसका उद्घाटक नहीं हो सकता था, रचयिता को हमेशा किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। इंटरनेट ने और खासतौर से इंटरनेट में जो एक सार्वजनिकता का एक इतना जबरदस्त विस्तार हुआ जहां पर कि किसी तरह की फीस नहीं रही, किसी तरह की सीमा नहीं रही, कोई स्पेस की बंदिश नहीं रही, उसके आते ही ये बाधा टूटी। अब रचयिता खुद ही अपने पाठकों तक या अपने श्रोताओं तक सीधे पहुंच सकता है और पाठकों श्रोताओं का भी को भी हक है कि अगर आपको किसी रचयिता को ना पढ़ना चाहे, ना सुनना चाहे तो आप उसको एक सेकंड में उससे आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात हुई इंटरनेट के साथ, वो मुझे लगता है कि राज्य राष्ट्र की सीमाएं टूटी। आज राज्य राष्ट्र कोशिश करके भी इंटरनेट को बाधित नहीं कर पा रहे, हालांकि बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अभी पाकिस्तान में भी हुआ, एक यूट्यूब को या गूगल को या याहू को रोकने की कोशिश की गई, दूसरे राज्यों में भी हुआ, लेकिन ये बहुत दिनों तक चल नहीं पाता। जहां कहीं भी इसका प्रयास होता है वो बहुत सफल नहीं हो पाता, उसके बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं। तो इस पूरी स्वतंत्रता के साथ साथ एक हमें अगले 2 दिनों में विचार करना चाहिए, क्या एक खास तरह की स्वच्छंदता तो नहीं आ रही, क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने वो सारे नियंत्रण, वो सारी सीमाएं अपेक्षा करता है। इसमें कोई शक नहीं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बहुत बड़ा मूल्य है। मुझे स्वतंत्रता होनी चाहिए कि मैं जिस तरह से सोचता हूं उस तरह से लिखूं, उस तरह से अपनी बातें कहूं, लेकिन क्या मुझे ये अधिकार होना चाहिए कि मैं अपनी स्वतंत्रता का इस तरह से दुरुपयोग करूं कि मैं दूसरों की भावनाओं को चोट पहुंचाऊं, दूसरों को आहत करूं, झूठी बातें लिखूं, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करूं और जिसे हम गाली गलौज की भाषा कहते हैं उसका इस्तेमाल करें। तो ये सारी चीजें हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सक्रिय ब्लॉगर्स हैं, ऐसे ब्लॉगर्स हैं जिनके बारे में जो भी ब्लॉगिंग की दुनिया में जरा भी दिलचस्पी रखता है उसे पता है। तो मैं समझता हूं कि हम सबको इसे बैठ करके सोचना पड़ेगा, क्योंकि स्वतंत्रता की एक सीमा होती है और ये बहुत अच्छा होता है। सभ्य समाज के लिए सबसे अच्छा यही है कि हम अपने ऊपर खुद नियंत्रण करें, हम अपनी लक्ष्मण रेखा खुद निर्धारित करें। ऐसा ना करें कि हम राज्य को या सरकार को यह अवसर दें कि हमारी आजादी में दखल दे, वो आकर के सेंसर करे और वो आकर के हमें बताए कि क्या छपना है क्या नहीं छपना है। तो ये एक क्षेत्र है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे छात्रों में से काफी संख्या में यहाँ आए हुए हैं, उनमें से कुछ अनियमित या नियमित ब्लॉगर्स भी हैं, कभी कभी ब्लॉगिंग करते हैं, बहुत नियमित तो शायद कम ही लोग होंगे। आप और कुछ ऐसे हैं जो नए हैं, जो सीखना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो अनुभवी ब्लॉगर्स पूरे देश भर से आए हैं, उनके अनुभव को बांट करके, उनके अनुभवों से सीख करके वो ब्लॉगिंग को एक रचनात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम बना सकते हैं और सूचनाओं के आदान प्रदान का एक ऐसा जरिया बना सकते हैं जिसमें आने वाला प्रसन्न होकर के आए और प्रसन्न होकर जाए, उसे तकलीफ ना हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में जो जैसा
सिद्धार्थ शंकर त्रिपाठी जी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हो गई है कविता जी के आने से। इस संगोष्ठी में आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि अगले 2 दिनों तक यहाँ पर सार्थक और मूल्यवान बहस होगी। इनमें हमने एक सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े वकील हैं, उनको भी बुलाया है जो IT लॉ के विशेषज्ञ हैं। वो आकर के हमको हमारी कानूनी सीमाएं भी बताएंगे और उस जोखिम से भी अवगत कराएंगे जो कई बार उत्साह में हम ब्लॉगिंग करते समय दिखाते हैं। कल संभवतः उनका भाषण होगा, आज आने वाले थे लेकिन आज नहीं आ पाए हैं, तो उनसे भी आप लोग सीखेंगे और खासतौर से हमारे छात्रों को इससे बहुत लाभ होगा, मुझे इसकी पूरी आशा है। अगले 2 दिन तक आप यहाँ रहेंगे। यहाँ आपको कुछ तकलीफें जरूर होंगी। आप देख रहे हैं कि अब ये बनता हुआ विश्वविद्यालय है, पूरा कैंपस अभी बन रहा है, अभी हमारे पास ऑडिटोरियम भी नहीं है। ये हॉल हमने किसी दूसरे काम में इस्तेमाल होता था, इसका इस्तेमाल अब इस तरह के कार्यक्रमों में करना शुरू किया है। ये इन सारी चीजों के लिए नहीं बना, कम से कम किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पास इससे बेहतर जगह होनी चाहिए थी। तो इन सारी असुविधाओं के बीच आप अगले 2 दिनों तक रहेंगे। आपको जो असुविधाएं होंगी उनको उनके प्रति क्षमा मांगते हुए मैं आशा करता हूं कि आपकी उपस्थिति आपको भी अर्थवान और समृद्ध बनाएगी और हमारे छात्रों के लिए भी बहुत उपयोगी होगी। धन्यवाद। अलग अलग लैब में चलेंगे तो पंकज जी एक लैब में आप लोगों को बताएंगे, अगर कोई दिक्कत आएगी तो जितना बताया गया है वो करने की आप कोशिश करेंगे और एक में मैं रहूंगा। अभी कोई आपके सवाल हो तो आप पूछें। जी जी शिक्षा जगत से ब्लॉग को देखिए, जैसे हमें शिक्षा जगत खोल रखता है। देखिए कोई भी वेबसाइट अगर बनी होगी तो किसी का अपना ही बनाया हुआ होगा, लेकिन ये एक सामूहिक प्रयास है जिसको 3-4 लोगों ने मिलकर बनाया है। और ये कोई सर्च इंजन नहीं है, एग्रीगेटर है। एग्रीगेट मतलब एकत्रित करने का काम। ढेर सारे ब्लॉग हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉग एग्रीगेटर टेक्नोरैटी है। लेकिन टेक्नोरैटी अंग्रेजी ब्लॉग, दुनिया में टोटल ब्लॉग जो थे दिसंबर 2009 तक 144 मिलियन ब्लॉग थे। तो हिंदी के ब्लॉग 15,000 और दुनिया के सारे ब्लॉग 144 मिलियन। तो 144 मिलियन के बीच अगर हिंदी के ब्लॉग उसमें अपनी पोस्ट डालेगी तो कहाँ हो जाएंगे, आपको इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोगों को एक अपने एग्रीगेटर की जरूरत है जहाँ पे अपने इंटरेस्ट के लोग उसको देखें और वहां तक पहुंच पाए। तो इस तरह के टूल है। शिक्षा जगत है, इसी तरह से हिंदी ब्लॉग भी है और नारद ब्लॉग वाणी भी एक कहना ठीक होगा, ब्लॉग वाणी भी एक्टिव है और नारद पर आप एक साथ दुनिया की सभी भाषाओं में पोस्ट कर सकते हैं, आपको कोई मनाही नहीं। लेकिन जैसे हर व्यक्ति अपने मैगजीन का एक चरित्र बनाता है, आप ज्यादा कोई भी मैगजीन प्रकाशित करते हैं तो बाइलिंगुअल ट्राइलिंगुअल करते हैं। आप भारत की 22 भाषाओं में कोई मैगजीन निकले तो कहीं ना कहीं वो उसकी अपनी लिमिटेशन हो जाएगी। उसी तरीके से आप अगर ढेर सारी भाषाओं में लिखेंगे तो हो सकता है कि आपका उस तरह का पाठक वो न बन पाए, एक सेंट्रल पाठक हो। लेकिन इसका एक अच्छा पहलू ये भी है कि आपको 2 भाषाओं के लोग मिले, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये आपके ऊपर है। अनदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का ट्रांसलेटर होता है, लेकिन अभी मशीन ट्रांसलेशन जो है अपने शुरुआती फेज में है। तो जब हम कोई मशीन ट्रांसलेशन करते हैं तो बहुत कई बार बेहुदा ट्रांसलेशन करता है। जैसे आप ये देखते मैं आपको दिखाता हूँ जी। जोड़ते रहते हैं। देखिए यहाँ पे ईमेल पता है, ये पंजीकरण ये लिखा ना, आप यहाँ पे इस शिक्षा जगत पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। जैसे आप गूगल पे अकाउंट बनाते हैं वैसे आप यहाँ पे ईमेल पता अपना डाल के और पासवर्ड। पहला पॉइंट ये है कि यदि आप लोगों ने ब्लॉग बनाया है तो कोशिश करें कि उसको नियमित लिखें। कई दिनों तक अगर आप कुछ नहीं लिख पाने की स्थिति में हैं तो इसी बात पर एक छोटी माइक्रो पोस्ट आप अपने ब्लॉग पे लिखिए कि मैं फला कारण से इतने दिन के लिए मैं फला पोस्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं बाहर जा रहा हूँ या मैं बीमार हूँ, जो कुछ भी एक छोटी पोस्ट लिखते हैं। उसमें क्या होता है कि कोई पाठक जब आपके ब्लॉग पर दोबारा रिपीट होकर आता है तो देखता है कि बहुत दिनों से ब्लॉग अपडेट नहीं हो रहा है,
उन्होंने लिखना तो बंद नहीं कर दिया, कोई सूचना भी नहीं है। तो पाठक जब आता है तो फिर दो-चार बार आने के बाद वो देखता है कि अपडेट नहीं हो रही है तो आना बंद हो। तो कम से कम एक सूचना होनी चाहिए कि हाँ मैं महीने भर के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं ब्लॉग नहीं लिखूंगा। एक पहला ये एक एटिकेट, ठीक है। नंबर 2 पे ये है कि दुनिया में सिर्फ मैं और मेरी पोस्ट की नहीं है, या मैं सर्वश्रेष्ठ या मैं सर्वज्ञाता हूँ, ऐसा नहीं मानना चाहिए। अगर ऐसी कोई भावना है या मुबालता है तो मन से निकाल दो। दूसरे लोग क्या लिख रहे हैं उसे पढ़ें, उस पर टिप्पणी करें, वहां चल रही बहस में अपना हिस्सा लें। लगातार सकारात्मक और तथ्यात्मक टिप्पणियां जब आप करेंगे तो टिप्पणियों के साथ आपके नाम की और ब्लॉग की लिंक भी जाती है। तो जब आपके लोग टिप्पणियां पढ़ेंगे तो आपके नाम को लोग ध्यान से देखने लगेंगे कि व्यक्ति कौन है, इतनी अच्छी टिप्पणियां करता है, कौन है, नया व्यक्ति आया है। तो उसके नाम के ब्लॉग की लिंक पे आप लोग व्यक्ति क्लिक करेगा और आपके ब्लॉग तक पहुंचेगा। इसलिए लगातार आपको टिप्पणियां करते रहना पड़ेगा दूसरे को ब्लॉग पे जाकर। जब आप लगातार उससे दिखाई देने लगेंगे लोगों को कि यार फलाना कोई है, ये लगातार उस जगह दिख रहे हैं, बड़े अच्छी टिप्पणी करते हैं, बड़े पारदर्शी लिखते हैं, तो लोग आपके नाम पे क्लिक करेंगे और वहां पहुंचेंगे तो आपका ब्लॉग हिट होगा और पाठक बनेगा, आपको पैसा मिलेगी, बढ़िया होगा। तो आप किसी ब्लॉग से या किसी वेबसाइट से या किसी अखबार की साइट से कोई चीज उठाते हैं तो उसकी लिंक दीजिए कि मैं यहाँ से मैंने ये चीज रेफरेंस दिया है, उसकी लिंक वहां डाल दीजिए कि यहाँ देखें या रेफरेंस फ्रॉम दिस, इस तरह से वो कर सकते हैं। और वो देना आवश्यक है। इससे क्या होता है, आपकी ब्लॉग की विश्वसनीयता बढ़ती है। ऐसा होता है कि लोग समझते हैं कि हाँ ये मन से पूछते कि यहाँ आ नहीं रहा, वहां लिखा है, वहां भी लिखा है और वहां भी लिखा है, उन तीनों को कोट करके ये अपने विचार करना है। इस प्रकार से आप अपने ब्लॉग की विश्वसनीयता बढ़ा सकते हैं। और अगर कोई मामला कॉपीराइट वाला है या आप पूरा का पूरा ही मैटर कहीं से उठा रहे हैं तो आप ये कोशिश कीजिए लास्ट में नीचे उसका नाम दीजिए, उस ब्लॉगर की लिंक दीजिए तो लिखिए सौजन्य से फला या फिर साधारण फला या कॉपीराइट किया हुआ कॉपीराइट है और आप इसको ले रहे हैं, लेकिन इसमें ये सिर्फ सूचना के लिए है। और जितना भी आजकल जैसे प्रॉब्लम बढ़ गई है, फेसबुक पे हो या ट्विटर पे हो, तो आजकल दुरुपयोग होने लगे फोटो के। आजकल अपनी बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं वर्धा विश्वविद्यालय और विभूति जी का धन्यवाद करूंगा कि सबसे कन्वेंशनल पारंपरिक जो माध्यम है, जो विश्वविद्यालय होते थे नालंदा के समय से, वैसा एक सेंटर, वो भी महात्मा गांधी के नाम पे बना हुआ, वो सबसे आधुनिकतम विधा, जिसमें खुद उनके ऊपर भी आरोप लगाने से वो खुद नहीं रोक सकते, ऐसी विधा को बढ़ावा देने के लिए जो साहस होना चाहिए वो शायद बहुत कम लोगों में होता है। क्योंकि वो एक आचरण होता है कि आप वो आचरण एक दिखावे के लिए करते हैं, और एक सामूहिक समाज में जो साहस निकल के जो आचरण करना होता है वो शायद एक बड़ी चीज है। उसके लिए मैं सचमुच धन्यवाद दूंगा विभूति जी को व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि इलाहाबाद के ब्लॉगर सम्मेलन जो सचमुच एक मील का पत्थर कह सकते हैं, पहली बार एक संगठित प्लेटफॉर्म पे देश भर के ब्लॉगर, भले ही उन्होंने उल्टा सीधा अच्छा बुरा जो भी बात की हो, उसके खिलाफ 500 ब्लॉग लिखे गए हो, 1000 में 100 ब्लॉग लिखे गए हो या उल्टा वाइस वर्सा हुआ हो, लेकिन एक स्टैब्लिश हुआ कि एक ब्लॉगर हैं, उन ब्लॉगरों का एक अपना संगठन हो रहा है और उस संगठन के जरिए वो अपनी बात एक प्रॉपर माध्यम के तौर पर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो आगे यहाँ तक बढ़ के फिर से वर्धा में भी आया, यानी इलाहाबाद में जो चला, जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय और हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद के साथ हुआ था, और फिर आगे यहाँ तक आया। और इसमें जो सबसे ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल रहे सिद्धार्थ जी, वो भी इलाहाबाद से उसके यहाँ तक आए, तो बड़ा रोल उनका रहा। इन दोनों लोगों का धन्यवाद। सबसे बड़ी जो चीज है कि जो बात वहां छूटी थी और जिसकी उद्घाटन सत्र में चर्चा हुई थी, वो कुछ अनामी बेनामी टाइप की शुरू हुई थी, और कई लोगों ने कहा कि बिना अनामी बेनामियों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चल नहीं सकती। मैंने वहां कहा था कि अनामी बेनामी के साथ चला ब्लॉग बहुत देर तक चल नहीं सकता। लेकिन इसके साथ एक बात और जो निश्चित तौर पर पूरे जिसको कहते हैं कि अंदर की बात है कि अनामी बेनामी के संदर्भ किसी खास समय सत्ता सरकार उसके खिलाफ आपके एक प्रोपेगेंडा के लिए या एक अच्छे विचार के लिए किए जा रहे हैं, उसमें फर्क आना चाहिए। किसी व्यक्तिगत आक्षेप के लिए, किसी संस्था को सिर्फ हमले के लिए अनामी बेनामी का मंच दे दिया जाए, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये ब्लॉगिंग की एथिक्स में अपने आप शामिल होगा। लेकिन अगर ये कहा जाएगा कि हम ब्लॉगर को, यानी ब्लॉग जो सारे माध्यमों को तोड़ के, सभी बंदिशों को, सभी संपादकीय बैरियर को तोड़ के तैयार हुआ है, उससे कोई ये आचार संहिता जैसी चीज होगी, तो हम लोग खारिज भी कर रहे हैं उसको सिरे से। और फिर से मैं कड़े शब्दों में खारिज करता हूं कि ये संभव नहीं है।
शायद हम सारे लोगों को ये पता है, लेकिन विषय क्योंकि ये रखना एक कोई ऐसा बहस का विषय होना चाहिए, ये विषय हमने रखा, लेकिन इसमें संभव नहीं है सारे लोग अपने अलग अलग ग्रुप्स में कल की बातचीत में खाते वक्त, नाश्ता करते वक्त उद्घाटन से लेकर अब तक तैयार होते हैं। तो आखिर ब्लॉग जाएगा कब? ब्लॉग तो मुझे दिखता है कि जब हम ब्लॉग की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग, कल मेरी जो बहस भी हो रही थी कि ब्लॉग मतलब सिर्फ ब्लॉग करते हैं, www.blogspot.com, www.wordpress.com, लेकिन मैं जब इसको देखता हूं तो जैसे ये हिंदी विश्वविद्यालय है, यानी हिंदी से जुड़ी कोई भी विधा, वैसे ही हिंदी ब्लॉगरी मतलब इंटरनेट पर www से जुड़ा कुछ भी लिखने पढ़ने का माध्यम, वो ब्लॉगिंग, वो .com पे हो, वो ब्लॉग पे हो या किसी भी जरिए से। और वो जब धीरे धीरे, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक पैशन के तौर पर, एक लिखने पढ़ने के तौर पर उसे हम करते रह जाते हैं तो शायद वो फलीभूत नहीं होने वाला है और एक समय हम सब जाके थक जाएंगे। अगर उसमें उद्यमिता आ जाए, जैसे मैं अगर पत्रकार हूं, एक फ्रीलांस पत्रकार एक अखबार में भी लिखता है तो उसको 1000, 1200, 800 रुपए की कुछ रकम मिलती है। एक किसी जगह नौकरी करने वाला आदमी अगर कुछ करता है तो उससे उसको सब उस चीज में थोड़ा सा क्वालिटेटिव परिवर्तन होते हैं, थोड़ा सा उन चीजों में वो कुछ अच्छा करने की सोचता है, वरना हम अपने ब्लॉग के टेम्पलेट से आगे बढ़ने की, टेम्पलेट बदल देंगे, उससे आगे बढ़ने की बात नहीं हो सकती। संयमन की जहां तक बात है, यहाँ यशवंत जी बैठे हुए हैं, अगर वो मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे तो खड़े होकर या आगे दोबारा काउंटर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आचार संहिता अलिखित और सामाजिक सरोकारों के दबाव का सबसे बड़ा उदाहरण है। कई ब्लॉग जो आगे बढ़ के उद्यमिता की ओर बढ़े, उसमें इनका भी एक ब्लॉग था जो भड़ास ब्लॉग था, जिसके आज सबसे ज्यादा कम्युनिटी मेंबर है। उसपे आने वाली जो चीजें होती थी, स्वयं जो यशवंत जी के विचार होते थे, वो आज भड़ास ब्लॉग से भड़ास और मीडिया आते आते कितने रिफाइंड हो गए हैं, ये ज्यादातर लोग जो जाते हैं वो समझ रहे हैं। इनको किसी ब्लॉग के संविधान ने नहीं दबाया, कोई इनके ऊपर डंडा चलाने वाला खड़ा नहीं था, और खड़ा होता तो उलट के डंडा मारने के लिए खड़े हो जाते। लेकिन उसके बावजूद उद्यमिता जब उससे जुड़ी, जब उससे इनको 4 लोगों को जोड़ने का मौका मिला और इनको लगा कि ये मेरी कमाई का, मेरे रोजगार का, मेरी पहचान का जरिया बन सकता है, तो भड़ास ब्लॉग जो बेहद असंयमित था, उसके तर्क उतर्क हो सकते हैं, लेकिन वो आज के समय में एक संयमित ब्लॉग बना। वो ब्लॉग बन के भले आप उसको .com में देखें, भड़ास और मीडिया.com एक ब्लॉग है, एक मीडिया का बड़ा ब्लॉग, और उससे भी आगे पहुंचे। इन्होंने मीडिया की खबरों को लेना शुरू किया और आज उसमें विचार का अलग से ब्लॉग, यानी वो जो पन्ने जो अखबारों के संपादकीय थे, भड़ास ब्लॉग से विचार ब्लॉग तक का, ये सफर जो इन्होंने तय किया। और इनके जैसे कई लोग हैं, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये भड़ास एक विचार था। हिंदी ब्लॉगिंग के जरिए उद्यमिता का जो प्रस्फुटन हुआ, उसमें बहुत से ऐसे ब्लॉग हुए, उसमें स्पोर्ट जैसे ब्लॉग हो सकते हैं, उसमें मोहल्ला जैसे ब्लॉग हो सकते हैं, हो सकता है कि उसके कुछ प्लस माइनस हो, लेकिन उद्यमिता ने इन लोगों ने आगे बढ़ाया उसका। अभी एक जो सबसे बड़ा है, अनिल जी यहाँ है नहीं और हम लोग के ब्लॉगर साथी थे, वो ब्लॉग से अब earthcom.com उन्होंने शुरू किया है और सारे जितने हिंदी के पोर्टल थे उन्होंने उसको तारीफ की, उसको बढ़ाया। अकेला हिंदी का आइडिया है जो IIM के, देश के सबसे प्रतिष्ठित मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के 74 पावर ऑफ आइडियाज, इसमें हिंदी वाले तो जाते ही नहीं है, डरते हैं, घबराते हैं। वो शायद थोड़ा सा उनको जो साहस संबल मिला होगा वो ब्लॉग और www की दुनिया से मिला, यानी जहां कोई रोक नहीं है, जहां वो स्वतंत्र थे, वो टेलीविजन में नौकरी कर चुके हैं, जर्मन रेडियो में नौकरी कर चुके हैं, अखबार में नौकरी कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अपने मन का उद्यमी बनने का, तो ये हिंदी ब्लॉगिंग से हिंदी उद्यमिता, इन दोनों का जो जोड़ है वो शायद अपने आप में बहुत सारी बातें कह जाए। से आप सभी किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय मीडिया पे देखते रहते हैं, जब भी इंटरनेट में साइबर लॉ के बारे में कोई बड़ा मुद्दा उठता है तो निश्चित रूप से देश की मीडिया आपकी एक बड़ ओपिनियन चाहती है। इसके पहले बचपन में हम लोग दूरदर्शन पे आपका मॉर्निंग शो देखा करते थे और आज इन्होंने साइबर लॉ पर अपनी एक फर्म बना रखी है और पूरी दुनिया में कानूनी मदद जरूरतमंदों को आप दे रहे हैं। लोगों की जन जागृति के लिए भी आपने अभियान चला रखे हैं और बहुत सी संस्थाओं के माध्यम से साइबर लॉ पे आपने प्रस्तुतियां दी हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि पवन दुग्गल जी ने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम में से भी उन्होंने समय निकाल के वर्धा जैसे दूर की स्थान पर भी आकर के अपनी वार्ता देने की स्वीकृति प्रदान की।
हम विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और इस ब्लॉक परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद देते हैं। श्री पवन दुग्गल जी, हम आपको 2 मिनट में बताना चाहेंगे। यह कार्यक्रम कल प्रारंभ हुआ था। हिंदी ब्लॉगिंग की आचार संहिता विषयक हमारी यह संगोष्ठी थी और हमने एक कार्यशाला का भी आयोजन किया था, जिसमें हमने इस विश्वविद्यालय के नए बच्चों को, जो विद्यार्थी के रूप में यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और इंटरनेट के माध्यम से हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराया था उस कार्यशाला में जो प्रतिभाग करना चाहें। हमारा उद्देश्य था कि जो ब्लॉगिंग का माध्यम है उसको चलाने के लिए, ब्लॉग का प्रयोग करने के लिए जो तकनीकी दक्षता की जरूरत है, जो व्यवहारिक ज्ञान की जरूरत है, उसके डूज एंड डोंट्स हैं, उसको बताने के लिए हमने यह कार्यशाला भी साथ में आयोजित की थी। तो 50 नए लोगों को हम ब्लॉग के साधन से जोड़ने का यह अभिनव प्रयोग करने में सफल हुए हैं और आज वो हमारी कार्यशाला के विद्यार्थी और पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए जो हमारे एक्सपर्ट ब्लॉगर्स हैं, जिनके पास हिंदी ब्लॉगिंग का 6 से लेके 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल का अनुभव है, ऐसे जो हमारे हिंदी के बड़े ब्लॉगर हैं वो हमारे सामने बैठे हुए हैं। उन्होंने ब्लॉगिंग की आचार संहिता के बारे में चर्चा की है, अपने विचार रखे हैं, लेकिन सबसे बड़ा संकट इंटरनेट में हम सूचनाओं के आदान प्रदान में जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कानूनी सीमाएं हमारी क्या हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, हमारी कौन सी गलती हमारे लिए संकट पैदा कर सकती है और हमारी अपनी स्वतंत्रता जो है उसका हम बेहतर प्रयोग किन रूपों में कर सकते हैं, इन सारे मुद्दों पे आपकी विशेषज्ञता का हम लाभ उठाना चाहते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपनी वार्ता प्रारंभ करें। इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए श्री पवन दुग्गल जी को आमंत्रित करता हूं, जिनकी वार्ता का विषय है हिंदी ब्लॉगिंग और साइबर कानून। धन्यवाद। मैं अभी सुबह आया तो पता लगा कि हम उस स्थल से गुजरे जो स्थल भारत का केंद्र माना जाता है और हम उस रोड से निकले जो मुंबई जाती है। मुंबई में कंपनी है, ये बात बता रहा हूं मैं 2007 की। कंपनी केवल ऑनलाइन गतिविधियों में काम करती है, यानी कि ऑनलाइन अपनी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स बेचती है। आप मोटे हैं, पतले कैसे हों, हृदय का रोग है, आपको शुगर है, डायबिटीज है, तो ये ऑनलाइन हर्बल मेडिकेशन बेचती, उनका काम सिर्फ इंटरनेट पर है। एक दिन कंपनी को खबर मिलती है कि उनको समर्पित एक ब्लॉग खड़ा हो गया है। वो इंटरनेट पर जाते हैं और पाते हैं कि ब्लॉग जो है नॉर्वे से किसी ने खड़ा कर दिया है। ब्लॉग की अगर आप वास्तविक स्थिति टेक्निकल स्वरूप पे देखें तो वो कोपेनहेगन में है, स्कैंडिनेविया में है। एक व्यक्ति द्वारा लिखा गया है जिसे ना तो ये कंपनी जानती है, ना कोई पुराना रिश्ता है, ना कोई बिजनेस रिलेशनशिप है, बस वो खड़े होकर ब्लॉग शुरू कर देता है और ब्लॉग में वो कह देता है वो तमाम सी बातें कि ये कंपनी चोर है, ये कंपनी गलत तरीके से पैसे इस्तेमाल करती है, इंटरनेट पर स्पैम करती है, जो तमाम गलत काम कर सकते हैं इंटरनेट पर वो ये कंपनी करती है। सर धीरे धीरे जल्दी से दिखाना शुरू कर देता है, यानी कि उस ब्लॉग को पढ़ते वक्त लोग आपके बारे में और आपकी प्रतिष्ठा के बारे में एक अलग मानसिक स्थिति, एक दृष्टि बना लेते हैं। और ठीक वैसा ही होने लगा कंपनी के साथ। ये कंपनी जो इंटरनेट पर अपनी दवाइयां बेचा करती थी, ऑनलाइन लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बेचा करती थी, उसे देखा 1-2-3 महीने में उसकी सेल्स धीरे धीरे कम होने लगे। क्यों? क्योंकि जो भी लोग इंटरनेट पर उनसे खरीदते वो गूगल जाते, वो गूगल में जैसे इस कंपनी का नाम डालते तो ये ब्लॉग पहले 2 आइटमों में सर्च रिजल्ट में आता। तो लिहाजा और ब्लॉग का जो टाइटल था वो इतना ज्यादा भड़कीला टाइटल था कि वो उसको एक बार आप पढ़ लें तो हर ग्रुप में 8 में से 10 में से 8 लोग उसे क्लिक करेंगे, जो लोग क्लिक किया करते थे और उसको देख के शायद वो महसूस करते थे कि अच्छी कंपनी नहीं है, इसलिए हम इनसे सामान नहीं खरीदेंगे।
जब सिचुएशन ये हाल हो गई कि उनकी सेल्स लगभग 1/3 हो गई, तब कंपनी ने कहा हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन तब तक एक शशुपंज चल रहा है, क्या करना चाहिए? इस बंदे को हम जानते नहीं, कभी संपर्क नहीं स्थापित, कहीं दूर दूर से रिश्ता नहीं, और ये हर धोखे हमारे पीछे पड़ा हुआ है। कंपनी आई हमारे पास, हमने सबको देखा, फिर हमने कहा चलिए अब कुछ करना तो पड़ेगा, तो हमें मुकदमा दाखिल करना पड़ा। मुकदमा दाखिल करने से पहले कंपनी का सवाल था कि साहब ये तो स्कैंडिनेविया, नॉर्वे में, वहां पर आप कोपेनहेगन में, आप तो भारतवर्ष में क्या कर पाएंगे? हमने कहा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्या कर पाएंगे तो समय बताएगा, लेकिन प्रारंभ कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर दौड़ 4 किलोमीटर की भी हो तो पहले कदम से शुरू होती है। तो हमने मुकदमा दाखिल किया दिल्ली के उच्चतम उच्च न्यायालय में, दिल्ली हाईकोर्ट में, और दिल्ली हाईकोर्ट को ये कन्विंस कर दिया कि साहब आप इसके ब्लॉग को ही देख लीजिए, इसमें इतनी सारी इनकंसिस्टेंसीज है, बहुत स्पष्ट है ये किसी और के कहने पर यह लिखा जा रहा है। और यहां एक तरफ वो कह रहा है कि चोर है, दूसरी तरफ कह रहा है कि मैंने इनकी चोरी कभी देखी नहीं है, ना मेरे पास कोई सबूत है कि चोर है, लेकिन क्योंकि सुना है कि वो ये चोर है इसलिए चोर है। तो जब इस तरह के हम तर्क और उनकी लैंग्वेज अदालत तक ले गए तो दिल्ली हाईकोर्ट कन्विंस हुई और दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया। इस ऑर्डर के तहत उस ब्लॉग को और उसके ब्लॉगर को रोका गया, रेस्ट्रेन किया गया एक स्टे ऑर्डर के माध्यम से कि आप कुछ ऐसी चीज नहीं लिखेंगे जो इस कंपनी के विरुद्ध है, और जो कुछ लिखा है उसे तुरंत इंटरनेट से निकालेंगे। अब ऑर्डर तो दिल्ली हाईकोर्ट ने पास कर दिया, बड़ी समस्या हो गई कि ऑर्डर हम पहुंचाएंगे कैसे ब्लॉगर तक जो भारतवर्ष में है। दूसरा, क्या वो बाध्य होगा इस ऑर्डर का? वो कहेगा मैं नहीं मानता, जिसका नाम बरखा दत्त से जुड़ा हुआ है। बरखा दत्त हमारी प्रतिष्ठित पत्रकार जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, टीवी जर्नलिस्ट हैं, मीडिया पर्सनैलिटी हैं। उन्होंने बहुत अभिन्न रोल प्ले किया कारगिल के कवरेज में। इसी ब्लॉगर ने बैठ के लिखा कि शायद उनकी भूमिका इतनी अच्छी नहीं थी जितना कि उसे प्रतिबिंबित किया जा रहा है। तो उस ब्लॉग पोस्ट को लेकर उसकी कंपनी ने एक लीगल नोटिस ब्लॉगर को भेजा, साहब ये ब्लॉगिंग पोस्ट तुरंत नीचे करिए वरना हम आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा ठोकेंगे। साधारण परिस्थितियों में व्यक्ति को उसे कॉन्टेक्ट करना चाहिए, लेकिन इस केस में ब्लॉगर भी किसी और कंपनी में काम करता था, शायद किसी भी कारणवश ब्लॉगर ने उनकी बात मानी, अपनी ब्लॉग पोस्ट वापस निकाल ली। हालांकि इस पूरे इंसिडेंट को लेकर ब्लॉगिंग जगत भारतवर्ष में काफी असहमति हुई, लोग नाराज हुए कि आपने बिना जवाब दिए, बिना लड़े कैसे आपने अपनी हार मान ली। लेकिन वो भी शायद अर्ली डेज थे, प्रारंभिक दिन थे, जहां पर लोगों को, ब्लॉगर्स को खासतौर पर मालूम नहीं था उनके क्या अधिकार हैं, वो कहां तक जा सकते हैं, कौन सी उनकी सीमाएं नहीं है। और उस केस में वो ब्लॉगिंग पोस्ट वापस ले लिया गया। मैं आपको ले चलता हूं। अब तक आपने देखा ब्लॉगिंग पर संपन्न हुए महत्वपूर्ण सेमिनार वर्कशॉप की झलकियां। हम इसी तरह के और भी रोचक कार्यक्रम लेकर आपके समक्ष हाजिर होते रहेंगे। तब तक देखते रहिए अपना मनपसंद टीवी चैनल एक्टिव इंडिया। नमस्कार।